ओके भाई, उमर ये तुमने करना है। उमर आ जाओ, रीड कर लो जरा प्लीज। Okay, sir. A jet sky is a type of boat that carries one or two people. Figure 1.1 shows a student riding on a jet sky. A high speed of a high speed jet of water is forced backward out of the back of the jet sky by a pump inside the jet sky. Uh, ओके। sir, पर the pump increases the momentum of the water that is forced backward out of the back of the jet sky. Complete the word equation to show the relationship between the resultant force on an object and change in momentum of object. ओके। This would be change mv minus u over time. ओके, इन्होंने कहा वर्ड वर्ड इक्वेशन। ओके, सो वर्ड इक्वेशन, सो यू हैव टू राइट दैट। ओके, सो आप कह दोगे कि भाई चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। सर हम सिर्फ अपॉन टाइम भी तो लिख सकते हैं, मतलब ओवर टाइम लिखना अगर। अच्छा, टाइम हम नहीं लिखते वैसे ना, क्योंकि जस्ट टाइम को सेंस नहीं बनाता। सही है, वो चेंज इन टाइम होता है, या कांटेक्ट टाइम होता है, या स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग टाइम होता है। सही, तो वो एक जो है ना पूरा प्रॉपर सेंस बना रहा होता है, इस वजह से हम ऐसा लिखते हैं। समझ रहे हो आप? बस ये वजह है। सही। आगे आ जाओ। In 2 seconds, the pump increases the backward speed of 180 kg of water by 30 meter per second. Calculate the backward force exerted on water. So ओके जी। अच्छा, बाय द वे, सही है। क्या करेंगे? we पहले पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। ओके ब्रो, जब एक्सीलरेशन ही निकालो तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन का फायदा क्या हुआ? जो ऊपर आपने लिखा है उससे क्या फायदा हुआ? चेंज इन मोमेंटम और नहीं चेंज तो इन टाइम का एफ फायदा क्या इजिकल हुआ? हम्म। तो सर उन्होंने मास दिया हुआ है ना, तो एफ इजिकल्स टू एम ए वाला लगाएंगे। है? अरे यार नहीं ना। देखो ना, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये लगाओ ना जो ऊपर लिखा है। देखो ऊपर वाला प्रीवियस पार्ट हमेशा हिंट होता है नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए। ओके, ओके। सही हो गया। और अच्छा जी। अब आप यहाँ पे चीजें लिख लो। सही है। सो मास आपके पास गिवन है 180 kgs। ओके, एंड वेलोसिटी आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी गिवन है। सही है। अच्छा, स्पीड आपको ये दी हुई है बाय 30 मीटर। ओके, सो द पम्प इंक्रीजेज द बैकवर्ड स्पीड। अब इन्होंने डायरेक्ट पूरी चेंज इन स्पीड दी हुई है, क्योंकि इंक्रीजेज द बैकवर्ड स्पीड मीन्स कि आपको चेंज इन स्पीड दी हुई है, सो यू डोंट हैव टू डू फाइनल माइनस इनिशियल। उन्होंने फाइनल माइनस इनिशियल करके दे रखा है 30। ओके, डिवाइडेड बाय 2। सही हो गया, कर लो भाई। 27 और डबल जीरो। ओके, गुड हो गया। चलिए आगे आ जाइए। Using Newton's third law of motion, explain why there is a backward force on the jet sky. हम्म। So every मतलब वाई जब देयर इज अ उसने फॉरवर्ड पीछे फोर्स। की हम बोलिए जब बोलिए। उसने पीछे की फोर्स लगाई तो वो खुद ब खुद आगे हुआ। आई हाई, ऐसा मत बोलो यार, थोड़ा अच्छा बोलो। देखो, जैसे ही जो है ना वाटर आउट हो रहा है, यानी जैसे ही वाटर जो है वो इजेक्ट हो रहा है। सही है। सो आपके पास जो वाटर का चेंज इन मोमेंटम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो उसकी वजह से जो जेट है उसका जो इसकी जेट है उसका जो चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट? एंड दैट कॉजेज द रिजल्टेंट फोर्स टू बी एक्सर्टेड इन दैट डायरेक्शन, और उसकी वजह से जो है, अच्छा, बैकवर्ड मोमेंटम और फॉरवर्ड मोमेंटम सेम होंगे। यानी बैकवर्ड चेंज मोमेंटम ऑफ द वाटर एंड चेंज मोमेंटम ऑफ द बोर्ड वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो उसकी वजह से जो फोर्स होगी वो भी आपके पास इक्वल एंड अपोजिट होगी, राइट? यानी आप कह दो कि भाई जो आपके पास जो इंजन है ना जेट स्की का, वो क्या करेगा, वो एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगा पानी पे, राइट? उसकी वजह से पानी क्या करेगा, पानी उस पे जो है ना फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा। सही है। तो पानी बाहर निकल, पानी पीछे चले जाएगा, और जो इसकी है वो आगे चली जाएगी। समझ पा रहे हो आप?
तो देखो अब दो चीजें आ गई हैं इसके अंदर, Yes. न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर हम हमेशा दो चीजें कहते हैं कि एक बैकवर्ड फोर्स होनी चाहिए, एक फॉरवर्ड फोर्स होनी चाहिए, और सेम टाइप की होंगी लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगी, राइट? तो एक मोटर पे लग रही है, इंजन पे, और एक जो है उसके ऊपर लग रही है, सही है, क्या बोलते हैं, पानी पे लग रही है, सही है। सो हम कहेंगे कि भाई, सॉरी, द इंजन सर हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि when they exert a backward force they applied equal in opposite direction and ब्रो equal in आपको magnitude. देखो थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन किया तो ऑल वो सही है, लेकिन वो है पूरा एक्सप्लेन आपने नहीं किया हुआ। देखो आप ये बता दो पहले कि भाई आप जो फोर्स लगा रहे हो वो किस पे लगा रहे हो, समझ रहे हो आप? तो जब आप फोर्स ये पता चल जाएगा कि आप किस पे फोर्स लगा रहे हो, तो फिर आपको खुद ही बहुत समझ में आ जाएगा कि क्या हिसाब किताब हो रहा है, समझ पा रहे हो आप? Okay. सही हो गया। अच्छा जी, जेनजन अच्छा यार मुझे एक सेकंड दो, एक टेंशन आ रही है। अच्छा जी आ जाओ भाई। सो हमने कहा था इंजन एक्सर्ट्स बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स on water, okay, and water applies the forward force on um, ski, okay, um, equal in magnitude, equal in magnitude, okay, which make it move in the forward forward direction, okay। चलो भाई आगे आ जाओ। The student has a mass of 70 kg and the jet sky has a mass of 280 kg. Use your हाँ, answer from A to determine the acceleration of student and jet sky when no resistance force are acting. ओके। So force हम पीछे से ले लेंगे. अच्छा इन्होंने बाय द वे स्टूडेंट का मास दिया हुआ है, जेट ski का मास दिया हुआ है, सही है। और व्हेन नो रेजिस्टिव मतलब फोर्स, ओके, क्या कहेंगे?
एफ इजिकल्स टू एम ए, ओके। और मास को हम ऐड कर देंगे, हम्म। और और फोर्स जो हमने पीछे से लिया फोर्स जो हमने यहाँ पे लिए 27 था, ओके 2700 डिवाइडेड बाय, इजिकल्स टू 330। ओके 330, परफेक्ट हो गया। मेरे पास एक अरे यार कोई है अल्लाह का बंदा यार, हेल्प करा दो यार प्लीज। भाई की हेल्प कर दो कोई, कैलकुलेशन कर दो यार। Sir, 8.18. 8.18, 8.2 कर लेते हैं, ओके वेरी गुड। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। The jet sky reaches a speed of 20 meter per second. Calculate the total kinetic energy of the student and the jet sky at this speed. ओके। So one over two mv square, और ओके मास पीछे 330। सही हो गया। अच्छा ये आप 330 क्यों ले रहे हो? 280 प्लस 70, 350 नहीं होना चाहिए? सही है। नो सर। अबे 280 प्लस 70 ना, यस। सो 350 होगा ना। अच्छा हाँ। एंड नहीं आपके सर। पास जो स्पीड है वो आपके पास आ Sir, जाएगी acceleration is 7.71. 7.71, ओके गुड। निकाल दो, बेस का भी निकाल दो। Sir, 70K. 78, नहीं ज्यादा होगा। 70, sir, 70,000. 70,000. 70,000, ओके 70,000, ओके परफेक्ट हो गया। चलो आगे आ जाओ। हाँ। 1 सेकेंड। 70,000 आ रही है, हाँ जी। अच्छा जी, ये कैसा क्वेश्चन है? ये एफर्ट से करवाते हैं, फिर तुम नए नए आओ ना, आ जाओ जरा, तुम्हें तंग करते हैं। A glass beaker of mass m is at rest on a horizontal surface. The base of the beaker is a circle with a radius r. The beaker exerts a pressure on the horizontal surface. Determine an expression for the pressure in terms of gravitational field strength G, M, and R. हैवी चीज आ गई है तो। अच्छा ये Gravity, है sir. बेसिकली, उसने कहा कि द बीकर, अच्छा जी, बेस ऑफ द सर्किल इज एट रेडियस आर, ओके सही है। और ये आपके पास है यार, एक तो ये गिलास बनाना चाहो बोतल बन जाती है। Sir, mg over r. ओवर आर क्यों भाई? Area. ओके। सर, सर पाई आर स्क्वायर नहीं है? आप इसको ये करो ना कि फोर्स इक्वल्स प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो ये कर लो ना। सही है, फोर्स शुड बी एम जी ओवर एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट? समझ लो। यस, इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके सही हो गया। एंड यप आ जाओ, आगे आ जाओ। Figure 2.1 shows the beaker being filled with the liquid from container X. Initially, the beaker is empty. At time t is equals to 0, the tap is open and liquid from container X flows slowly into the beaker at a constant rate. At times at time t is equals to capital T, the liquid stops flowing into the beaker. ओके। Sketch on figure 2.2 to show how the pressure exerted on the horizontal surface varies between t is equals to 0 and t is equals to 2t. ओहो, टाइट चीज आ गई बेटा। So can you show the diagram? बिल्कुल। इनिशियली द बीकर इज एम्प्टी, तो इनिशियली द प्रेशर विल बी, 0. अच्छा वैसे टी क्या है? टी इज द टाइम ना, प्रेशर बी है, और टी आई थिंक टाइम लग रहा है, हाँ एट टाइम टी वाज स्टॉप फ्लोइंग इनटू द बीकर, ओके फाइन। अच्छा अगर आप वैसे यहाँ पे रिलेशन देखो, सो प्रेशर इज इक्वल्स टू, कोई रिलेशन बन रहा है इसका उसके साथ?
टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा। एंड द फ्रॉम एक्स फ्लो स्लोली इन द बीकर एट अ कांस्टेंट रेट। ओके, कांस्टेंट रेट है, कांस्टेंट रेट का मतलब ये इससे पता चल जाएगा आपको, इससे पूरा ग्राफ इससे सॉल्व हो जाएगा कांस्टेंट रेट से। So constant increase in pressure. नाइस। ओके सो बेसिकली ऐसा, क्या कहते हो? Yes, sir. सही हो गया, सही हो गया। अच्छे से देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, लाइन विद जीरो, लाइन विद इंटरसेप्ट ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि भाई वो बोल रहे हैं कि देयर शुड बी सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मे बी उसकी वजह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, between t equals to 0 and t equals to capital T the horizontal straight line and with a gradient greater than 0। अच्छा, ग्रेडियंट अगर जीरो होगा तो लाइन ऐसे दिखेगी, ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऐसे दिखेगी, लेसर देन जीरो होगा तो ऐसे दिखेगी। ओके, ओके। और हॉरिजॉन्टल लाइन एट द एंड ऑफ द इनिशियल लाइन। ओके, और यानी ये वाली लाइन आके बस बना रहे हैं। सही है, अच्छा जी। 3 नंबर दे रहे हैं बेटा इस ग्राफ का। नहीं, दोबारा से देखते हैं इस ग्राफ को। Sir, हम्म। at time t is equals to t when the liquid stops flowing into the beaker, I think हाँ, it will line off till 2t. तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। लेट्स से यहाँ तक आ जाएगा। सही, ये आ गया एंड ये आ गया, ऐसा गुड। अच्छा, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट हमें नहीं करना है, यहाँ से ऊपर से कर लेते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ होगा। सही। अच्छा जनाब, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होगी, ATM। परफेक्ट। चलो जी, आ जाओ भाई। कौन करेगा भाई ये? ईमान से कराते हैं। ईमान रीड कर लोगी प्लीज, ईमान। Figure 3.1 shows a laboratory freezer. The door is closed and the freezer switched on. A cold liquid is pumped through the copper wire at the top of the freezer. The temperature of the air next to the copper pipe decreases quickly. ओके। Explain how the temperature of the rest of the air in the freezer decreases. हाउ? ओके, सो क्या कहेंगे आप? हम्म। अच्छा, अब बेसिकली ये कॉपर पाइप ही है, सही है। और इन्होंने आपको बताया हुआ है कि भाई कूल लिक्विड इज पम्प थ्रू द कॉपर वायर। ओके, सो कॉपर वायर जो है ना वो ठंडी है, सही है। अब उसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल है दे लूज हीट देयर, सही है। और जब वो हीट लूज करेंगे, सो वो जो है वो डेंसर हो जाएंगे, और जब वो डेंसर हो जाएंगे तो वो नीचे चले जाएंगे, राइट। और जो हीटेड मॉलिक्यूल, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल और लेस डेंसर मॉलिक्यूल है वो ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, कन्वेक्शन करंट शुरू हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आपके पास पूरी जो है ना वो हीटिंग जो है, कूलिंग मतलब हीट ट्रांसफर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? क्या नाम है, क्या नाम ठीक है? है। यस, ओके, गुड। सो हमने कहा कि भाई द एयर सराउंडिंग द पाइप loses its energy, okay, and become denser, and become denser and settle down. Okay, you move down and heated, less denser air uh, move to the top and lose heat। ओके, फिर आप कहोगे भाई this process continue till all the air heats up, oh sorry, cools down, okay। अच्छा, आपको बाय द वे पता है कि अगर तुम्हें किसी भी सिस्टम को गर्म करना होता है, सो तुम क्या लगाते हो, जो मेटल की जो वो होती है वायरिंग, वो तुम नीचे करते हो, राइट।
तो उससे क्या होता है कि एयर पार्टिकल हीट गेन करते हैं, वो लेस डेंसर हो जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, राइट, और डेंसर नीचे आ जाते हैं, सही, वो हीट गेन करते हैं, लेस डेंसर हो जाते हैं, और ये कन्वेक्शन करंट चलता है, राइट। लेकिन अगर तुम्हें ठंडा करना है चीज़ों को, तो तुम क्या करते हो, तुम कूलेंट वाला जो वायर है वो ऊपर लगाया है, राइट। तो उससे क्या होगा, जो नियर बाय एयर पार्टिकल है वो हीट लॉस लूज करेंगे और वो नीचे चले जाएंगे, राइट। और जैसे ही वो नीचे जाएंगे, क्योंकि डेंसर सही है कन्वेक्शन की वजह से, तो लेस डेंसर जो हीटेड मॉलिक्यूल है वो ऊपर आएंगे, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। खैर, आ जाइए आगे, आ जाइए प्लीज। The thick insulation shown in figure 3.1 is made from plastic material. The plastic material is the insulation, and the insulation is a poor thermal conductor. Describe how thermal energy is transferred through the plastic हाँ जी, material. क्या बोलेंगे आप? कुछ तो बताओ यार प्लीज, कुछ भी बोल दो। They will vibrate. हाँ। They will vibrate like the particles will collide with each other. हम्म। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट है, सही है, सही है। सो आपने कहा कि भाई एटम्स इन द एटम्स कह दो या पार्टिकल कह दो इन द, ओके, उमर सही कह, अच्छा उमर कह रहे हैं, and vibrate, transfer energy, particle vibration, okay fine. So atom in the plastic gain heat, okay, and vibrate and collide with nearby atom, transferring the thermal energy, thermal energy। आ जाओ आगे, आ जाओ भाई। The plastic material also contains a large number of small air bubbles. Explain how the air bubbles reduce the transfer of thermal energy through the insulation. एयर बबल ब्रो, एयर क्या होती है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर? Bad conductor. बैड कंडक्टर, वेरी गुड। सो आपने कहा कि भाई सिंस एयर इज द bad conductor of heat, okay, since it is a bad conductor of heat, तो उससे क्या होगा आपके पास, उससे आपके पास ये हो जाएगा, okay, since it is a bad conductor of heat, so अच्छा जी, so when अच्छा जी, नहीं नहीं, इसको लिखते हैं, when the particle, कन्वेक्शन होगी यार, लेकिन कन्वेक्शन कम कम हो जाएगी, सही है, बस वो इस वजह से होगा, राइट। So when the particle vibrate, vibrate surrounded by air, okay, they uh, the rate of thermal energy transfer reduces, बस ये आपके पास हो गया, सही है जी, चलो आगे आ जाओ, हो गया, डन हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई, और रूहान रीड कर सकते हो, रूहान? यस, रूहान, आर यू नियर बाय? सर इधर ही हूँ, वो ऊपर वाला क्वेश्चन। कौन सा? यही वाला यार, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है? कहाँ गए हो, माइक बंद करके पढ़ लो, आवाज क्यों नहीं आ रही?
भाई जल्दी करो यार, कम ऑन। रोहन कहाँ हो यार, पढ़ो तो। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी वापस हुआ। अच्छा ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। Figure 4.1 shows a large syringe that is sealed at the nozzle by wax. There is a piston inside the syringe. The pressure of air inside the syringe is equal to the atmospheric pressure 1 into 10 power 5 Pascal. The volume of inside syringe is 1.2 into 10 power negative 4. ओके। सिर्फ नीचे करते हैं. The area of end of the piston that is in contact with the air is 3.5 into 10 power negative 3. The friction between the piston and the syringe is negligible. Calculate the force on the piston due to the pressure of the air inside the syringe. ओके। Force equal to pressure by area. फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये होगा फॉर्मूला। ओके, सही हो गया, सही है। अच्छा जी, अब आपके पास जो है उसने ये दिया हुआ है आपको, सही है, लगा लो भाई। प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है? अच्छा बाय द वे, इसने वॉल्यूम दिया Inside हुआ the है। air भी सही है, इन्होंने प्रेशर एटमॉस्फेरिक दिया हुआ के है इक्वल है. और इन्होंने ये दिया हुआ है, सही हो गया। तो अब आप क्या कर दोगे? जस्ट मल्टीप्लाई कर लो। सही है। सो आपके पास हो जाएगा, प्रेशर आपके पास आ रहा है 1 एक्सपोनेंट 5, ओके, इनटू आपके पास आ जाएगा 3.5 एक्सपोनेंट -3, सही है। सो 3.5 एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा, सही है, यानी 350 हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ प्लीज। The force on the piston in part A act to the right. Explain why the piston does not move to the right. ओके। क्योंकि वो दोनों तरफ इक्वल है उसका. है। अ, नहीं सर. देखो ना, उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूं ऐड कर रहा होगा, सही है, इस तरीके से ऐड कर रहा यस. होगा, सही है। और जो पार्टिकल अंदर, जो पार्टिकल हैं वो किस तरह से ऐड कर रहे होंगे, वो इस तरह से ऐड कर रहे होंगे, राइट। सो और चूंकि एटमॉस्फेयर, ये जो अंदर वाले जो पार्टिकल है इनका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो इस वजह से आपके पास कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, राइट, क्योंकि प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही होगी वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी, राइट। समझ पा रहे हो आप? सो हम ये कह देंगे कि भाई द फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फेरिक प्रेशर acting on the piston from outside um, is equal to the force acting by the particle from inside. So um, resultant force zero है, resultant force is zero. So um, no अच्छा बस रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, सो नो मूवमेंट, सो नो मूवमेंट। चलिए जी आगे आ जाइए। सिर्फ नीचे करते हैं. कर दिए मैंने, आपके पास शायद थोड़ा सा लेट आए। Yes. The piston is now pulled to the right by an the temperature of the air in the syringe does not change. Explain in terms of particle why the pressure of the air on the syringe decreases. In the syringe decreases. ओके, क्या कहोगे भाई? क्योंकि वो पार्टिकल्स पार्टिकल्स में मतलब ज्यादा वो स्पेस आ गई है. ओके। और
लेस काइनेटिक एनर्जी, लेस नहीं नहीं कोलिजन। नहीं नहीं ब्रो, नहीं, लेस टेम्परेचर। कोलिजन। हाँ, लेस कोलिजन, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी लेस नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर से। वेरी गुड, सही हो गया। सो आप ये बोलोगे कि भाई अच्छा जी, मूविंग, अच्छा जी, सो ये मूविंग द piston to the right increases the volume, so particle uh, will have more space. Okay, and their effective collision um, with the wall of piston decreases, which decreases the pressure. Okay, is that clear? चलो आगे आ जाओ। Yes, sir. Calculate the pressure of the air inside the syringe when the volume of the air is 1.5 to 10 power negative 4. अच्छा जी, आपने टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, प्रेशर तो आपको निकालना है। हाँ जी, वॉल्यूम आपको नया वॉल्यूम दिया हुआ है, पुराना वॉल्यूम आपके पास आएगा। सही है, दैट इज 1.2 एक्सपोनेंट -4। कब? व्हेन यू हैव द प्रेशर ऑफ इनसाइड इक्वल टू द एयर। ओके, यहाँ पे वो लगेगा P1 V1 इज हाँ, इक्वल वेरी टू गुड वेरी गुड। P2 V2। यस, अच्छा जी, इफ़त भाई लिख रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज कर लेस वॉल्यूम। ओके, वे ओके, गुड हो गया। वायरस मैंने, अबे क्या मतलब, तुम शादी में हो क्या कि तुम्हारी पसंद के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे? हैं, लेग पीस चाहिए तो तुम लेग पीस ले लोगे। तुम्हें जो है ना ऑफ पीस, नहीं नहीं, ऑफ पीस तो नहीं होता, लेग पीस होता है। ऑफ पीस तो क्रिकेट में हो जाए। अच्छा जी, खैर, तो मैं, तुम क्या क्या मतलब क्या समझ रहे हो तुम? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P2 V2, ओके। ओफो, भेजा ज्यादा है भाई तुम्हारे पास, तुम्हें कैलकुलेशन क्या करनी है भाई इतनी ज्यादा करके? सो प्रेशर हमारे पास आ रहा है 1 एक्सपोनेंट 5, ओके, इंटू वॉल्यूम हमारे पास आ रहा था उस पर 1 पॉइंट पता नहीं कितना था, 1.2 एक्सपोनेंट -4, 1.2 एक्सपोनेंट -4, ओके, इक्वल्स टू P2 हमारे पास है अननोन, और V2 हमारे पास ने दे रखा है 1.5 एक्सपोनेंट -3, -4। ओके, अबे नहीं ब्रो, टेंशन नहीं लो। उमर भाई टेंशन ले रहे हैं, कितने आ रहे हैं भाई, कुछ निकाल दोगे प्लीज? 3 का टेबल है वैसे। ये आ जाएगा 4/5, 0.8, 80 आ जाएगा मेरे ख्याल से। आ रहा है आंसर, 80 आ रहा है। नहीं, 80 नहीं, सॉरी, 8 एक्सपोनेंट 5 आ जाएगा आपके पास। 8 एक्सपोनेंट 5, ओके। चलो, अल्लाह अकबर। चलो, -4, 0.4 नहीं, 4 होगा, 4 बनेगा, 4। 8 एक्सपोनेंट 4 बनना चाहिए। लेट मी सी। ओके, परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट। चलो आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन रुमैसा कराएगी। रुमैसा प्लीज रीड कर लोगी। Some glass lenses are converging lenses and others are diverging lenses. Draw the cross section of a diverging lens. फिर दो उल्टी सीटों करेंगे, एक ऊपर लाइन एक नीचे लाइन। ओके, सो आपका बेसिकली ये बन जाएगा, सही है। ऐसे ही ना, ऐसे ही सोचो। जी सर। गुड हो गया।
चलो। Figure 5.1 shows the cross section of a converging lens. The principal axis and two principal focuses f1 and f2 on our scale grid. ओके, प्रिंसिपल फोकल, ओके सही है। चलो, फोकल लेंथ आपको दे रखी है। Zoom is an object of height 2.1 centimeter, distance of 3 centimeter from the center of the lens. With the figure 5.1, determine the focal length of the lens. अच्छा जी, क्या हो जाएगी फोकल लेंथ? ये आपके पास आ रहा है 1 सेंटीमीटर, ओके, एंड 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है जी ना? सर। 1.8। अच्छा देखो, उसने डिटरमिन कहा है, तो आप स्केल निकाल के मेजर नहीं करने लगोगे, आपको डिटर्मिनेशन करनी होगी। आगे आ जाओ। On figure 5.1, draw a vertical arrow of height 2.1 centimeter with 3 centimeter from the center of the lens and label the arrow or the arrow is the object. ओके, एक The center सेकेंड। से सर 3 centimeter पर टू पॉइंट बना पॉइंट के फिर ओके। हाइट आप 2.1 तो बना ये देंगे। आ जाएगा 3 पे, 1, 2 और 3 यहाँ पे। 2.1 का हमने बनाना है, 2.1 ही आ जाएगा, ऐसे ही ना? जी सर। अच्छा जी। Figure 5.1, draw two rays from the object of the objective or objective to find the tip of the image. हम्म, क्या करेंगे आप? सर एक टिप ऑब्जेक्ट की टिप से फोकल वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए नीचे जाएगी और दूसरी ऑब्जेक्ट की टिप से लेंस तक जाएगी और फिर f2 से होते हुए नीचे आएगी। यार बहुत अच्छा यार, किसने बताया सर? गॉट राइट यार। सर अब आते हैं। अच्छा, चलो परफेक्ट हो गया, सही, लाइक दिस। एंड अब आप इमेज कहाँ पे बनेगी? सर जहाँ पे लाइंस नीचे रही है। सही हो गया। सो सही है। चलिए, शायद हमें इमेज के लिए आई भी लिखना हो, बट चलो। ड्रॉ अनदर एरो टू शो द इमेज, ओके कर दिए। आगे आ जाओ, मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन क्या होती थी? सर मैग्निफिकेशन फैक्टर। हाँ जी, तुम लोग ने मैथ्स के अंदर सर हाइट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पढ़ी इमेज, होगी। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ वेरी ऑब्जेक्ट। गुड, ट्रांसफॉर्मेशन तुमने पढ़ी। ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है बेसिकली, समझ रहे हो ना? सो यस, हाइट ऑफ इमेज, सही, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ओके। सो इमेज जो थी वो आपके पास है 2.1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट आपके पास है 2.1 सेंटीमीटर, ओके, और इमेज आपके पास है 1, 2, 3, 3.2 के आसपास आ रहा है। हाँ, 3.2 के आसपास आ रहा है। कितना आता 1.5। है? 1.5। ओके, आगे आ जाइए। Explain where the image of the object is real or virtual. Real, हम्म, रियल इमेज है, और रीजन? it can be shown on screen. ओके, एज इट कैन बी displayed ऑन स्क्रीन। चलो भाई, परफेक्ट हो गया। अच्छा, एक सेकंड दे दो, अजान हो रही है, उसके बाद करते हैं, सही है? सो अच्छा जी, नूर कह रही हैं बिकॉज ऑन द अदर साइड वाली बात हम नहीं लिखते। ऑल्दो हम ये कह रहे थे कि भाई एज द रेज कन्वर्जिंग, राइट, एज द रेज आर कन्वर्जिंग, तो इस वजह से वो रियल इमेज बन रही है, राइट। एंड सिंस द रेज आर कन्वर्जिंग, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, राइट। तो बस हम ये कह रहे थे, ओके। और रेज जो कन्वर्ज हो रही है वो इसी वजह से हो रही है बिकॉज दे आर एट द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, राइट। सो ये है, सही है। रियल एंड फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जिंग लाइट, कन्वर्जिंग द लाइट रेज, ओके। बेकार सी चीज ने लिखी है, ऐसी कोई इतनी मजे की बात नहीं लिखी है, ओके। चलो खैर है कोई, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ भाई, कौन कराएगा भाई ये क्वेश्चन? अरे मामून भाई जिंदाबाद। मामून प्लीज रीड द क्वेश्चन। अबे ऐसा चमाट मारूंगा ना बेटा, जल्दी आ जाओ मामून। अरे यार, भाई बोल रहे, भाई भाई बोल रहे कराने के लिए। क्यों भाई, क्या हो गया? मुंह में क्या फंस गया?
ओके, चलो तुम्हारी जगह उमर ने ले ली, उमर भाई रीड करना चाह रहे हैं। अरे माय भाई साहब, क्या खा रहा है? आ जाओ, रीड कर लो, उमर रीड कर लो। पोलाओ हैवी। Figure Figure 6.1 shows the circuit symbol for relay and two label terminals. By referring चलिए। to figure हम्म 6.1, effect of a current passing from B. पुलाव खा रहे हो मतलब, तुम भी मेरी तरह गरीब लग रहे हो। तुम निहारी अल्फ्रेडो कभी ट्राई करो तुम, मजा आएगा तुम्हें। अच्छा जी। ओके आ जाओ, हाँ क्या करें? Uh, उन्होंने affect बोला है. हम्म So when the current pass, the coil get magnetized ओए होए यार, और प्लीज प्लीज, बहुत अच्छा बता रहे and it attracts the switch हैं। that close the switch. नाइस, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। ओके, सो आपने बोला अच्छा, बेसिकली देखो दो अलग अलग चीजें, एक होता है मैग्नेटिज्म, अलग होता है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो अलग होता है। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अलग होता है। राइट, तीन अलग अलग चीजें, कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिज्म मेनली, हम मैग्नेटिज्म का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे पास हमारी जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो हमारे पास हम उसको यूज कर रहे होते हैं, मैग्नेटिज्म कहलाता है। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट हम इनहेंस कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम मैग्नेटिज्म को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। समझ रहे हो? होशियारी देख रहे हो हमारी? तो ये हमारी कहानी है। ओके, सो ओके आ जाओ भाई। अब सीन ये है कि हम ये लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास, बाय रेफरिंग टू द फिगर 6.1 एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द करंट। ओके, सो when the, सर बात अच्छी लगी लेकिन समझ में नहीं आई. आई हाई, ऐसा मत बोल यार, आउच। ओहो, क्या नहीं समझ में आया भाई? दोबारा बोलो, दोबारा समझाएंगे यार। सर आपने इतनी तेज बोला कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है लेकिन समझ में नहीं आई. ओके ओके, बताता हूँ, पहले मेरे को लिख लेने दो, उसके बाद बताता हूँ। when the current flow through the coil, through the coil, uh, it magnetize the coil. Okay, and um, a relay switch gets attracted toward it. Okay, and this close switch the switch। देखो सीन ऐसा है, अगर आपके पास ना मैग्नेटिज्म का वर्ड, यार लेकिन मैग्नेटिज्म, हाँ बोलो। इन्होंने सिर्फ ये पूछा ना कि ए से बी में क्या इफेक्ट होगा. देखो ना, उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा कि एक्सप्लेन द इफेक्ट। सही है, तो इफेक्ट में आप ये लिखोगे कि भाई मैग्नेटाइजिंग कॉइल है, जैसे ही इसके अंदर से करंट पास होगा, इट बिकम मैग्नेटाइज। ओके, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। The second effect is when it get magnetized, it attract the nearby metallic structure, right? अब ये सिर्फ आपका मूवेबल कांटेक्ट है, बाकी सारी चीजें फिक्स है। ओके, सो ये इधर को मूव हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? जी. ये दो इफेक्ट हैं बस। सही है, एंड दिस इज बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग इन द मैग्नेटिक कॉइल। ओके, और मैग्नेटाइजिंग कॉइल। ओके, गेटिंग? बेटा चुप करके ना पुलाव खा लो तुम, हाँ। होशियारी तो करो मत। एक क्वेश्चन तुमसे हो नहीं रहा, थ्योरी में तुम्हारी मौत टूट रही है। इंसान बन के पुलाव फोड़ो, शाबाश। अच्छा जी, आ जाओ, चलो आगे आ जाओ भाई। सर वो रह गया क्या रह गया? जो ऊपर वाली बात. अच्छा, वो भी बतानी है, अच्छा बता देते हैं भाई। देखो सीन ऐसा है कि मैग्नेटिज्म में आपका ये होता है कि भाई, एक होता है आपके पास मैग्नेटिज्म, सही है। मैग्नेटिज्म, सही है। मैग्नेटिज्म का सीन ये होता है कि बॉडी की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, और मैग्नेट और जो है ना मेटालिक स्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करती है। राइट, दिस इज द
सिंपल मैग्नेटिज्म, जो कि जिसको हम कहते हैं नेचुरली अगर कोई चीज मैग्नेटिक फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करी है, अगर आप किसी भी चीज को मैग्नेट बना रहे हो, जिसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, राइट, कि उसकी जब आपने उसको एक दफा मैग्नेटाइज कर दिया या जब आपको मैग्नेटिक फॉर्म में मिला तो वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मैग्नेट ही है, राइट। दिस इज द फर्स्ट केस। द सेकंड केस इज कि एक मटेरियल है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर एबिलिटी है मैग्नेटिक मैग्नेटिक होने की, बट वो अभी मैग्नेट नहीं है, अभी वो नॉर्मल मटेरियल है, राइट। बट जैसे ही आपने उसके अंदर से करंट फ्लो किया ना, इट नाउ बिकम अ मैग्नेट, एंड वो एग्जैक्टली मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें फायदा ये होता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको, राइट। हमने स्विच ऑन किया, वो मैग्नेट बन गया, सही है। लेकिन अगर हमें खतरा लग रहा है कि नहीं यार इससे ज्यादा हमें मैग्नेटिज्म नहीं चाहिए, तो हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, राइट। लेकिन पहले वाले केस के अंदर जो नॉर्मल परमानेंट मैग्नेट है उसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो आप। एंड तीसरा केस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वी बेसिकली यूज द इलेक्ट्रिसिटी, और वी बेसिकली चेंज वी बेसिकली चेंज द वोल्टेज या फिर मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इनिशियली जो हमने अप्लाई की हुई होती है, और उसकी वजह से आपके पास जो है ना करंट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। तो हम मैग्नेटिज्म को यूज करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इज दैट क्लियर? जी। आ जाओ आगे आ जाओ। Figure 6.2 shows two circuits linked by a relay. The heater transfers energy at a rate of 40 volts when it is connected to a 12-volt supply. Switch S is closed. The variable resistor is adjusted so that its resistance R increases from 0. अच्छा जी। अ, सही है, आगे आ जाओ। Figure 6.3 shows how the power transferred in the 40-volt heater varies as R increases from 0. The ओके, graph shows अच्छा sharp पहले अबे decrease एक with मिनट रुक the रुक रुक, अबे रुक भाई। देखो अगर उसने कहा कि पावर है 40, सही, इनिशियली पावर है 40, जब आपकी रेजिस्टेंस ही जीरो, जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया और डिक्रीज, अच्छा सॉरी, जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया और आर एच पे लेके आ गए, तो पावर एकदम से जीरो हो गई। और ये क्या है आर एच? 40 वॉट पावर, ओके, वेरीज फ्रॉम जीरो, द ग्राफ शो द शार्प डिक्रीज विद द रेजिस्टेंस आर रीचेस आर एच। ओके, आर एच क्या है भाई? आर एच आ रही है कहीं पे? कुछ मिस हुआ क्या? हीटर होगी बेसिकली। द हीटर ट्रांसफर द एनर्जी एट द रेट ऑफ 40, सही है। और ओके, पावर सप्लाई आपने लगाई हुई है, सही। आप जैसे ही इस स्विच को, आप जैसे ही इसको ऑन करोगे, सही, आप जैसे ही यहाँ से इसको ऑन करोगे, वैसे ही जो है ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी। जैसे ही ये मैग्नेटाइज होगी, ये ऑन हो जाए, ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो आपके पास सर्किट काम करना शुरू हो जाएगा, सही। कॉन्सेप्ट तो ये लग रहा है मुझे, सही है। अच्छा जी, आ जाओ भी, क्या कहोगे अब इसमें? के पावर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो पावर भी बढ़ रही है। रेजिस्टेंस बढ़ रही है, पावर तो कांस्टेंट है, पावर चेंज नहीं हो रही है। तो मतलब इसमें डिस्क्राइब क्या करना बेसिकली आपने डिस्क्राइब ये करना है कि देखो, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे होगे, सही है, होगा क्या, जैसे जैसे आप इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे, यानी हीटर या, यार ये क्या चीज है? So it has close a variable resistance adjust so that the resistance R is increased from zero. Okay, show that the power. Okay, fine. So अब आप इसकी रेजिस्टेंस आप इंक्रीज कर रहे हो, नहीं वो उसकी नहीं होगी, इसकी रेजिस्टेंस आप इंक्रीज कर रहे हो, राइट। अब क्या होगा, अब जरा सोचो। होगा ये कि आप जैसे जैसे वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे, तो उससे आपके पास क्या होगा, करंट इन द सर्किट वीक होता जाएगा, वीक होता जाएगा, ओके, कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ी, करंट कम हो जाएगा, सही है। अब जैसे जैसे करंट कम होगा, वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, जो इसके अंदर जो रिले है, रिले के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होती जाएगी, राइट। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट बिकम इक्वल टू इसकी रेजिस्टेंस, जब वो इन दोनों के बराबर हो जाएंगी, तो वो करंट इतना कम हो जाएगा कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक हो जाएगी कि आपका स्विच फर्दर जो है अट्रैक्टेड नहीं रह पाएगा, सो स्विच दोबारा से ओपन हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
और जैसे ही स्विच ओपन होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी, सही है, पावर जीरो पे आ जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात? जी। सही है। ओके, सो हमने कह दिया कि भाई हमारे पास जो है इंक्रीजिंग द resistance of variable resistor reduces the current in the, अच्छा इस सर्किट का इन्होंने कोई नाम दिया हुआ है वैसे? करंट इन द, नहीं नाम नहीं दिया हुआ है इसका, सही है। So reduces the current in the coil, सही है, which weakens the magnetic field of the coil. Okay, field of the coil, सही, ये बात हो गई। अच्छा जी, when R become RH, okay, the current um is, or the current will be so small that the magnetic field will not be able to hold the switch any further, सही है, मैं थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ, सही है, any further, सही हो गया। So any further, so the switch opens and circuit breaks। ओके जी, आगे आ जाओ। ये समझ कहाँ हो? ओके भाई, इनका सर दुख रहा है, क्या वजह है भाई? सर दुखने की क्या वजह है भाई? लगता है पुलाव खत्म हो गया तुम्हारा, अब तुम नखरे दिखा रहे हो, है ना? अच्छा जी, आओ रीड कर लो प्लीज। यार भाई चले गए। अच्छा जी चलो। द एनर्जी ट्रांसफर इन द हीटर इन 2 मिनट्स, ओके। पावर सप्लाई दी हुई है, वॉट भी दिया हुआ है, सही है। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम, अगर हम कर दें डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा, सही है। सो पावर हमारे पास है 40, सही है, टाइम हमने कर दिया 2, मल्टीप्लाई कर दो 60 से, एनर्जी आ जाएगी जूल्स में, सही है। 4 2 8 80, अच्छा जी, 6 8 48, 4800, ओके। चलो, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, हम्म, अच्छा जी, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट, ये भी पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर कर देते हैं, ओवर आर, सही है। सो वोल्टेज हमारे पास है 12 का स्क्वायर ओवर पावर, सही है, पावर होगी हमारे पास 40, सही है, अबे यार मिट जा, 40, सही, और ये हो गया आर, सही है, 12 का स्क्वायर तुम करोगे सो 144 हो जाएगा, सही है, डिवाइडेड बाय 40 कर दो, सही है। सो 40 से एक जीरो पीछे लगा दो, तो टू जा, and 7.2, and then two ones are, and then 3.51, तो 3.5 आप ले लो, ऐसे ही आ रहा है, सही हो गया, करके देख लो प्लीज। 12 स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय 40 कर लो, सो ऐसे ही आ रहा है। चलो, Sir, 3.6. अरे यार मेरी मैथ्स वीक हो गई यार, ये तो 3.6, ओके, आगे आ जाओ।
चलो। अच्छा जी। ओके, नूर ने करवाना है क्वेश्चन। नूर प्लीज रीड कर लोगी। The frequency of an alternating current means electricity supply is 50 Hz. The maximum voltage of the supply is 300 volts. Using the axis in figure 7.1, sketch a graph to show how the voltage of the supply varies in a time of 0.05 seconds. जनाब, अच्छा जी। ब्रो, उन्होंने अगर आपको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो टाइम पीरियड कितना होगा? T is 1 over frequency. वेरी गुड, हो गया। सो 1/50 कर दो, 1/5.2 होता है, 0.02 हो जाएगा। 0.02 का मतलब, हाँ, 0.0. 0.2 हो जाएगा, 0.02, ऐसा है ना? जी इसका मतलब कि एक पूरी वेव यहाँ पे हो जाएगी, दो वेव यहाँ पे हो जाएगी, एंड 2.5 वेव विल बी फिट इन 0.5, राइट? जी एंड इन्होंने कहा कि द मैक्सिमम वोल्टेज इज 300, राइट? तो इसका मतलब है कि ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाएगा, राइट? और ग्राफ इससे नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, इन्होंने आपको ये भी बता दिया कि ऑल्टरनेटिंग है। ऑल्टरनेटिंग का क्या शेप होता है ब्रो? वेरिएंट ऊपर नीचे. ऊपर नीचे क्या मतलब, ऐसा वाला बना दूं या ऐसा वाला बना दूं? विच वन? या फिर Um, ऐसा भी बन सकता है ऊपर नीचे में? नहीं. कौन सा सही लग रहा है देखने में? तुक्का कौन सा लग रहा है अच्छा? ब्रो, वेव बनती है यार, सिंपल वाली वेव बनती है, ओके? क्लियर हुआ ना? जी. सिंपल वाली वेव बनाते हैं, बस सिंपल सी वेव बनती है, ओके? दैट्स इट। अच्छा जी, हमारे पास एप्पल है, सही है, सो हम कर देते हैं। आईपैड से हम कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सही है, ये आ गया कॉपी पेस्ट। सही है, ये आ गया कॉपी पेस्ट। अरे अरे भाई भाई, ये आ गया कॉपी पेस्ट। चेक करो आप। अच्छा जी, चलो, आ जाओ, आगे आ जाइए प्लीज, आगे रीड कर लीजिए। Figure 7.2 shows the mains power supply connected to the primary coil of a transformer. The primary coil consists of 750 turns. The core of the transformer is made from iron. Explain why iron is a suitable material for the core of the transformer. कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ओके। आयरन इज अ, Temporary magnet. आई हाई ओए। चलो, हम्म, ऐसा कह रहे हैं, चलो फाइन। सो हम ये कह सकते हैं कि आयरन इज, थोड़ी सी लंबी करूं, मैग्नेटिक मटीरियल, मटीरियल दैट बिकम टेम्पररी मैग्नेट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आगे आ जाओ प्लीज। Explain why there is a voltage across the secondary coil. टाइट चीज आ गई है बेटा। क्या कहेंगे आप? Mm. An alternating current across the primary coil causes a change in magnetic flux. ओके, कहाँ पे, And when प्राइमरी it में सेकेंडरी में? primary, प्राइमरी में, ओके। और फिर वो and सेकेंडरी when में it कैसे cuts जाएगा? through the secondary coil, जाएगा कैसे? हाउ इट cuts the लिंक? magnetic field. वही नहीं, लाइक आपने कहा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑल्टरनेटिंग या चेंजिंग है, राइट? ये नॉर्थ पोल बन रहा होगा, ये साउथ पोल बन रहा होगा, फिर ये साउथ पोल बन रहा होगा, ये नॉर्थ बन रहा होगा, फिर ये नॉर्थ बन रहा होगा, ये साउथ बन रहा होगा, राइट? सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज, ओके? लेकिन वो यहाँ से यहाँ पे कैसे जाएगी? यस नूर? It gets linked. लिंक्ड थ्रू विच मटेरियल ब्रो? इतना बड़ा कोर काहे को लगाया हुआ है? कोर के थ्रू ना, समझ लो ना। सही हो गया, समझ में आया ऊपर से गया? Mhm. क्योंकि को आयरन जो है मैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो जितने जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा। सही, और एक एक पाथ प्रोवाइड करेगा कि वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो लिंक होते हुए वो चले जाएंगी सेकेंडरी कॉइल के अंदर, ओके? सो हम कह देंगे कि भाई ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग
current um, produces produces the changing magnetic field, okay, which um which अच्छा जी which link through the core in the secondary coil okay अच्छा जनाब the change in magnetic flux linkage okay यार ये रह गया magnetic flux linkage in secondary mhm, secondary coil per unit time causing the EMF to induce in the coil okay चलो आगे आ जाओ प्लीज There are 60 turns on the secondary coil. Calculate the maximum value of the voltage across the secondary coil. ओके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न दिए हुए 750 टर्न्स दी हुई है ओके प्राइमरी का कोई ना कोई वोल्टेज इन्होंने दिया हुआ है 300 आपको दिया हुआ है राइट मैक्सिमम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई मेन ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई दिस इज द मेन पावर सप्लाई ओके सही फाइन क्या फॉर्मूला लगा लेंगे Vs over Vp equals Ns over Np. वेरी गुड एन एस ओवर एन पी सही है परफेक्ट 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 अच्छा जी वी एल सेकेंडरी कॉइल है सही है सेकेंडरी कॉइल सेकेंडरी वोल्टेज हमें नहीं पता है सेकेंडरी नंबर ऑफ कॉइल इज 60 राइट डिवाइडेड बाय 750 750 था अच्छा बाय द वे नूर ये स्टेप अप करे स्टेप डाउन करे हम्म एनी आइडिया वेरी गुड ब्रो देखो ना नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा है प्राइमरी नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा है तो स्टेप डाउन करने लगा है ओके निकाल दो प्लीज कितना आ रहा है 6 3 18 डिवाइड बाय 75 हाउ मच नूर कितना बना 24. 24 परफेक्ट चलो आज यार ये कमबख्त खत्म ही नहीं होके दे रहा चली जा रहा है अरे हैवी क्वेश्चन आ रहे हैं 3 क्वेश्चन बाकी 3 क्वेश्चन चलो आ जाओ अम्म, बेटा तुम्हारा खाना खत्म हो गया है मामून रीड कर लो जल्दी से शाबाश मामून क्विक मामून आवाज आनी चाहिए मैसेज भी नहीं पढ़ना है आवाज से पढ़ना है जी सर ओके ओके The isotope thorium 230 decays by alpha particle emission. Describe the composition of an alpha particle, sir. क्या होती है There are 2 neutrons and 2 protons. परफेक्ट हो गया भाई State the name of the particle that is identical in composition to an alpha particle. Helium. परफेक्ट The alpha particle decay of thorium 230 produces an isotope of radium. Reduce the number of neutrons in a neutral atom of this isotope of radium. ओके एक मिनट सर समझने दे Sodium produces an isotope of radium. The radium. भाई क्या बोलना चाह रहे हैं है ना अरे यार देखो मेरे को भी अंग्रेजी नहीं आती तुम्हें भी अंग्रेजी नहीं आती भाई भाई है देखो चेक करो तुम अस क्या मोमेंट चेक करो जी सर अच्छा जी देखो उसने कहा कि द अल्फा पार्टिकल डिके ऑफ द थोरियम यानी थोरियम इज बेसिकली अंडरगोइंग द अल्फा पार्टिकल डिके ओके प्रोड्यूसिंग एन आइसोटोप ऑफ रेडियम राइट सो बेसिकली थोरियम emitting अल्फा पार्टिकल एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू एलिमेंट कॉल्ड रेडियम ओके एंड अब आपको पता है कि 230 राइट जी 90
अब यहाँ से डिके कर दो, सही है, तो अल्फा पार्टिकल अगर निकला है, सही है, सो अल्फा पार्टिकल 4 2 निकालोगे अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा 236, ओके। और ब्रो ये 138 कहाँ से ला रही हूँ? अच्छा सॉरी, तो टू फोर। 26, सॉरी 226 एंड 82, 88, क्लियर हुआ? जी सर। जी सही हो सर। गया, परफेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा, और ये भैया है चलो। भी। सो बच्ची बता रही है कि 138 है, ऐसे ही है कि जी आपने सर। जो है 226 माइनस 88 कर दिया। वेरी गुड हो गया, वेरी गुड मैसा। चलो। जी सर। The number of electrons in a neutral atom of this isotope of iridium. हम्म, सर ये 88 होएगा ना? 88 वेरी ही। गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे आ जाओ। The half-life of thorium-230 is 75,000 years. A radioactive sample contains 7.2 times 10 to the power of 16 thorium-230 atoms. I mean atom. Only. Determine the time it takes for the number of thorium-230 atoms to decrease to 9.0 times 10 to the power of 15. आ गई भाई, कैलकुलेशन आ गई। तुम्हारी नानी पैदा हो रही थी, कैलकुलेशन नहीं आ रही थी, तुम्हें मिल नहीं रही थी कैलकुलेशन, आ जाओ भाई। जी सर। अच्छा जी, उन्होंने हाफ लाइफ दी है 75,000 साल। हाँ भाई, इतने में तो डायनासोर भी मर चुके होंगे। अच्छा बाय द वे, इन्होंने हमें नहीं कहा कि कितना टाइम दिया हुआ है, ओके, इनिशियली कितना है? एट टाइम टी इक्वल्स टू नहीं। 0 जी सर। इट कंटेन 7.2 एक्सपोनेंट 16, ऐसे ही है। जी सर। यार वैसे तो इतनी हैवी चल रही है यार, तो वैसे बहुत औसम यार। अच्छा जी, सो जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी और तुम बेटा जी जी करने के लिए बैठे हो यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन नहीं हो पा रही तुमसे? जी सर। अबे चमाट लगेगा ना ऐसा, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है यहाँ पे है। जी सर। अबे चुप। अच्छा कैलकुलेट कर बे, डिवाइड बाय 2 करो उसको। सर एक मिनट सर, कैलकुलेटर निकाल लो। अरे यार हथियार तुम्हारे रेडी नहीं है, कैसे जंग करोगे तुम? ओके सर, इसको डाब बाय 2 करना है। हाँ जी। 3.6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 16। 16 आ गया, पहली हाफ लाइफ गुजरी होगी। सेकंड हाफ लाइफ गुजार दो, डिवाइड बाय 2 अगेन कर दो। हाँ सर, डाब बाय 2। वन 1.8 पॉइंट रह एट जाएगा। टाइम ओके, अगेन डिवाइड बाय 2 कर दो। जी सर। अबे 9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 15। पॉलिटिशियन वाली फीलिंग आ रही है मेरे को अब। हो गया सर आंसर, यही है बस खत्म। तो आपके पास थ्री, अबे नहीं नहीं, 3 हाफ लाइफ गुजरी है ना, तो इसका मतलब है कि 3 जी। हाफ लाइफ में अब इसका 3 दफा ये 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट? जी सर। सो जी तुम जी। 3 इंटू 750 ये कर लोगे, सही हो गया। कर लो भाई, कितना आ रहा है? 7, एक मिनट सर, 75000 टाइम्स 3। सर 225 3 zeros। 225 एंड देन 3 zeros, ओके। नहीं तो 3 zeros खाली सॉरी है। सॉरी। अच्छा जी चलो भाई, हो गया। अच्छा जी। सो आगे की कहानी का सीन ऐसा है कि तुम्हारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, आगे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, सीधे उल्टा हाथ लगाने हैं तुम्हें और तुम्हें काम करना है, सही है। सो क्वेश्चन says that when it decays, thorium 230 also emit gamma radiation, okay? So a narrow beam of gamma radiation passing into the electric field। तुम्हें पता है कि gamma radiation पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, तो it will pass through undeviated, okay? Show the, अच्छा जनाब, figure 5.2, figure 8.2 show the electric field replaced with the magnetic field, okay? इसका इधर okay, कुछ भी नहीं होगा, अगेन गामा रेडिएशन है, कोई मसला नहीं होगा, राइट? चलो जी आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आ गया। सो लास्ट क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि द अर्थ हैज अ रेडियस ऑफ दिस मच एंड रोटेट ऑन द एक्सिस वंस इन एवरी 24 आवर्स। फिगर 9.1 shows that the earth rotates objects on the surface of the earth move in a circular motion in a circular path around the axis of rotation, okay fine, and calculate the speed of an object and the equator as it move in a circular path around the, okay, कर लो भाई। तो पता है कि स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई r/t होता है। आर तुम ले लोगे 6 एक्सपोनेंट 24, सॉरी 6 एक्सपोनेंट 4, 6 एक्सपोनेंट 6 एंड डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमारे पास है 24 hours इंटू 3600, राइट? कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे सो इट शुड बी अराउंड
सिक्स 473 के आसपास ही आता है, सही है। सो आप ले लो 470, सही है। 470 राउंड ऑफ कर लिया आपने, सही है। Explain why the speed around the axis of the rotation of an object decreases as the distance from the equator increases. Okay. अच्छा जनाब, अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है। Explain why the speed around the axis of rotation of an object on the earth decreases as the distance of the object as the distance of the object from the equator increases. सही है। सो एक्सिस, अच्छा जैसे जैसे जो है ना, मतलब आप जैसे जैसे आप यूं मूव करके एक्सिस के करीब जाते रहोगे, वैसे वैसे जो है ना वो आप पे रोटेशनल इफेक्ट कम फील होगा आपको, राइट। और तो उसकी वजह से जो है ना आपको कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब आपको रोटेशन फील नहीं होगी। इसको इस तरह से अगर आप वो करो, इमेजिन करो कि जैसे बचपन में तुम लोग ने वो गोल वाले झूले होते थे, मैरी गो राउंड वाले, कि जिसके अंदर सेंटर में एक स्टेयरिंग लगा हुआ होता था, एंड तुम उस स्टेयरिंग को पे फोर्स लगा देते, वो गोल गोल घूमता था, राइट। सो जो बच्चा उसके बिल्कुल सीट पे, जो दूर सीट पे बैठा होता था, वो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते थे, लेकिन जो उसके स्टेयरिंग के साथ बिल्कुल होता था तो उसके गिरने के चांसेस कम होते थे, राइट, या वो बहुत कम उस पर रोटेशनल इफेक्ट उसको फील होता था, समझ लो। तो एग्जैक्ट सेम केस यहाँ पे भी है, राइट। तो अच्छा जनाब, सो अब आपके पास जो है, सो अब जब आप यहाँ से यहाँ पे मूव करोगे, तो आपके पास जो रोटेशन का टाइम पीरियड है वो तो सेम है, राइट। लेकिन ये जो आप कह लो कि पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो आपके पास, वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली फील होगा कि भाई आप कहीं पे भी नहीं, आपका लाइक कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, राइट। सो हम ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास जो है, या अगर तुम इस फॉर्मूले से देखने चाहो, इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो उसको, इस फॉर्मूले से भी सोच सकते हो कि आपके पास ये फॉर्मूला है, सही है। अब पहले हमने जो सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ लिया था वो लेट से ये लिया था, राइट, ये वाला लिया था, सही है। फिर सर्कमफेरेंस ये वाला हो गया, फिर सर्कमफेरेंस ये वाला, फिर ये वाला। तो मतलब बिल्कुल सर्कमफेरेंस जो है ना वो छोटा सा हो जाएगा, एक छोटा सा पॉइंट, राइट। सो बेसिकली सर्कमफेरेंस यानी आर की जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली रिड्यूसिंग। आर की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी टाइम तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी वैसे वैसे आपको आपकी जस्ट आपकी स्पीड कम होने लगेगी, दैट्स इट, बस ये कह देते हैं, सही है। सो इससे बेसिकली वेट पे भी इफेक्ट पड़ता है, वेट भी कम हो जाता है, राइट। इक्वेटर पे जो वेट थोड़ा ज्यादा फील होता है, और एक्सिस पे जो है ना वेट थोड़ा सा, एक्सिस पे वेट ज्यादा फील होता है, इक्वेटर पे वेट कम फील होता है, सही है। खैर, तो हमारे पास ये आ गया कि भाई हमारे पास द circumference circumference of the earth, sorry, of the circumference, yeah, but circumference decreases, okay, as the object moves toward the एक्सेस, सही हो गया। अच्छा जी, तो उसकी वजह से क्या होगा, टाइम ऑफ रोटेशन तो सेम है, रोटेशन इज कांस्टेंट, सही है। सो स्पीड विल डिक्रीज। परफेक्ट हो गया, चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे थे the earth move around the sun because of the force acting on the earth, state what provide this force, okay. Basically, gravitational field strength of the sun provide the gravitational force that hold the earth and rest of the planet in a circular path, okay. So ये सब आप कह दोगे कि भाई gravitational field of the sun, okay, provide gravitational force, okay। चलो भाई आगे आ जाओ। The orbit of the sun is an ellipse, okay।
पूरा सर्किल नहीं है, सर्किल को अगर तुम दोनों एंड से थोड़ा सा जो है ना खींचोगे तो वो इलिप बन जाएगा, राइट। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट एक्ट ऑन द अर्थ एज इट मूव इन इट इलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा, इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब ये है कि भाई लेट्स से ये आपका ऑर्बिट है इस तरह से, सही, ये इस तरह से ऑर्बिट है, सही है। अब बेसिकली यहाँ से अगर यहाँ पे देखोगे, मान लो बीच में सेंटर में सन है, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक में रेडियस कम है, सही है, और यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, सही है। सो अब जहाँ पे रेडियस ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, तुम्हें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड वीक हो जाएगी वहाँ पे, सही, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे जैसे तुम अर्थ से दूर जाओगे, प्लैनेट से दूर जाओगे, वीक होती है, सही है। तो आपके पास जब आप फार एंड पे होगे तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगी, और जब आप जो है वो जो नियर एंड्स होंगे, सही है, ये सर्कमफेरेंस जो पाथ के जो सर्कमफेरेंस है जब रेडियस कम होगा तो आपके जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगी, बस ये कॉन्सेप्ट है। और उसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, सही है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स increases, okay, when the radius is smaller, okay, and it decreases when the earth is at far end of the ellipse, okay. So sorry, sorry, ellipse, okay, due to the weaker field in that region, सही हो गया, चलो आगे आ जाओ। Explain why the earth travel the slowest when it is furthest distance from the sun, again। अच्छा, स्लोअर का मतलब है कि भाई स्पीड का, स्पीड से रिलेट हो गया, सही है। स्पीड का मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सारी चीजें आ गई। अब आज वापसी रिलेट करते हैं। अब जब जब जो है अर्थ इधर होगी, यहाँ पे होगी, सही है, तो क्या होगा कि भाई इट इज नियर टू द सन, डिस्टेंस कम है, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। और ये ज्यादा स्पीड पे ट्रेवल कर रहा होगा। बट जैसे ही वो उससे दूर होगा, क्या बोलते हैं, जैसे ही वो सन से दूर होगा तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक से कन्वर्ट होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जब वो ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्पीड कम हो जाएगी, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लगा रहा हूँ, राइट। क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो इस वजह से कोई एनर्जी हीट की फॉर्म में लूज नहीं हो रही होगी, राइट। सो हम कह सकते हैं कि भाई एट द furthest end the gravitational rotational potential energy would be larger and kinetic energy would be smaller। सही हो गया, ये बात हो गई, सही। अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा, आ, अब या चलो, सो इट मूव स्लोअर, ओके, ये बात हो गई। अगर तुम मेंशन करना चाहो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देन तुम वो भी मेंशन कर सकते हो, सही है, खैर। तो बस ये पूरा पेपर हो गया, सही है। तो थोड़ा सा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा थी, तो बस ये था। तो खैर चले, बस अब कहानी एंड करते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और कहानी, सही है। चलिए जी।